Hello everyone, welcome to JPS platform. I am विनय राजपूत एंड बायोलॉजी की सीरीज में अपनी इस लेक्चर में मैं सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। साथ में मैंने सोचा कि जो अपनी सीरीज चल रही है, जो ब्रांचेस मैं ले रहा था, कुछ शाखाएं मैंने बायोलॉजी की बताई, आपको माइक्रोबायोलॉजी बताया, उससे रिलेटेड मैंने एंटोमोलॉजी बताया, तो कुछ ब्रांचेस और हैं, मेन ब्रांचेस मैं बताऊंगा। और साथ में हम लोग जैसे सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें भी एक ब्रांच है साइटोलॉजी, एक ब्रांच ही है ये। तो ऐसे भी हम लोग कवर करते जाएंगे। तो सेल बायोलॉजी मैं आज से कवर कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। और सेल बायोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। और कोशिका विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद क्या है कि जो चीजें मैं ब्रांचेस में पढ़ा रहा था वो ब्रांचेस में आपको पढ़ा दूंगा अलग से ला ला के, ठीक है। और अपनी सेल बायोलॉजी चलती रहेगी, बिकॉज सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहीं से स्टार्ट होते हैं एक्चुअली। लेकिन जो मैं ब्रांचेस पढ़ा रहा था अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, उससे क्वेश्चंस आते हैं आपकी बायोलॉजी की एक ओवरऑल स्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरत है ना। बायोलॉजी की एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरत है वो जो चीजें मैंने बताई है। जैसे एंटोमोलॉजी की लेक्चर जिसने देखा होगा वो समझ रहे होंगे मैंने क्या क्या बात किया है। और मैं किंगडम जब पढ़ाऊंगा आपको, एनिमल किंगडम, वहां पे मैं आपको और चीजें बताऊंगा, ठीक है। जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या होते हैं। स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी होती है, ऐसा बोल सकते हैं। आपके लेवल पे क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको उतना एग्जैक्टनेस पे नहीं जाना है। आपके लेवल पे क्वेश्चन का एक लेवल है जो आपके यहाँ पूछा जाता है, ठीक है। बट बायोलॉजी बहुत ही बड़ी फील्ड है, तो कहते हैं ना कि एक लोअर लेवल पे इतना ही सही माना जाता है। हायर लेवल पे जाओगे तो ये चीजें थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगी, चीजें इसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन आप उस लेवल के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नीट की, मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर एमबीबीएस की, मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च लेवल पे जो एग्जाम होती है उनकी। तो आपके लेवल पे जितने क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। और एमपीपीएससी में जैसे आए हैं, स्टेट के दूसरे दूसरे स्टेट की पीएससी में जैसे आए हैं, या फिर यूपीएससी की बात करूं, यूपीएससी में प्लांट सेल, एनिमल सेल के डिफरेंस पूछ लिया गया था। और सेल समझोगे तो ही जाके बायोटेक्नोलॉजी समझोगे, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हर चीज का एक लिंक है। तो आज मैं सेल स्टार्ट कर रहा हूं। और सेल जो है, सेल की स्टडी की बात करूं तो सेल की स्टडी हम लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है। ये बहुत ही बेसिक चीज है, आपको जानना जरूरी है। और रिवाइज करना भी जरूरी है। जो मैं बताऊंगा उसको रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। और कहीं जरूरत जाने की नहीं पड़ेगी, आपको मोर देन सफिशिएंट मैं बता रहा हूं। आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से। अगर जरूरत होती तो मैं बता देता, ठीक है। और इससे ज्यादा कहाँ है, आप नीट वगैरह की जब मेरी लेक्चर्स आएंगे तो देखना, वहां पे सेल में कितनी बात की जाती है वहां पे, समझ रहे हो ना। लेकिन आपको उतनी जरूरत नहीं है। जितना हमें जरूरत है उतना पढ़ेंगे, जितना हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जहां जहां जितनी जरूरत होगी मैं उतना बता रहा हूँ, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में साइंस टेक में लेके आ रहा हूँ। साइंस टेक्नोलॉजी में मैं एनर्जी से स्टार्ट कर रहा हूँ, वहां पे बायोटेक पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इस सेल का यूज करूंगा वहां पे, समझ रहे हो ना। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है, आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहां पढ़ने को मिलेगी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तब समझोगे जब सेल समझोगे। सेल में ही डीएनए कहीं होता है ना। न्यूक्लियस के पास क्रोमोजोम पढ़ोगे, क्रोमोजोम के जो होते हैं वो डीएनए कहीं, डीएनए से ही बनते हैं एक्चुअली। तो ये चीजें जो है वो तभी समझ में आएगी जब आप सेल समझ लोगे। तो सेल में मैं आज स्टार्ट करता हूँ। और सेल में मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए सेल है क्या। तो सेल अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, सेल क्या बताएंगे। आप सोचिए, सेल आपसे कोई पूछता है, नॉर्मल भाषा में आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे। सेल कोशिका क्या होती है, मैं लिख दूं पहले। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, ठीक है। इसको कोशिका विज्ञान बोलते हैं। सेल मतलब क्या होता है, कोशिका, कोशिका विज्ञान, ठीक है। तो जब आपसे कोई पूछे सेल क्या है तो आप बताना सिंपल लैंग्वेज में, ये समझने के लिए जरूरी है। बाकी मैं स्टेटमेंट दूंगा आपको। सेल जब आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे जैसे एक एक ईंट से, जैसे एक एक ब्रिक से पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार होती है, पूरा का पूरा घर तैयार होता है एक एक ईंट से, वैसे ही एक एक सेल से, एक एक कोशिका से हमारी पूरी की पूरी बॉडी तैयार होती है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनती है एक एक कोशिका से मिलके। जैसे एक एक ईंट से, ब्रिक से बन के पूरी बिल्डिंग बनती है, पूरा घर तैयार होता है,
वैसे ही एक एक कोशिका से बन के आपकी पूरी पूरी शरीर तैयार होती है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी तैयार होती है। ये है सेल। तो सेल है क्या एक्चुअली, आपसे कोई पूछे तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है, कोशिका जो है, वो जीवन की मूलभूत इकाई है। जैसे कि इस घर का मूलभूत इकाई एक ईंट है, ईंट ब्रिक, वैसे ही शरीर का मूलभूत इकाई जिससे शरीर बनी है, उसके मिल मिल के सेल से जुड़ जुड़ के, सेल से जुड़ने के बाद ही जो चीज बना है वो है बॉडी। तो सेल से ही बॉडी बनी है, जैसे कि ईंट से पूरा घर बना है। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, सेल जो है, कोशिका जो है, जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, ये लिखेंगे। और क्या बता सकते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होता है। इसका मतलब क्या है, कोशिका जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक फंक्शनल चीजें भी हो रही हैं, कुछ क्रिया हो रही है सेल के अंदर, मेटाबॉलिज्म वगैरह पढ़ोगे आप। और संरचनात्मक, संरचना तैयार कर रही है, स्ट्रक्चर, पूरी की पूरी बॉडी बनेगी। मैंने बताया था कि इसी सेल से पूरी की पूरी बॉडी बनेगी, इसी ईंट से पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी है, तो संरचना तैयार हुआ है पूरी बिल्डिंग का। उसी तरह इसी कोशिका से हमारी पूरी की पूरी शरीर बनेगी। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कोशिका जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, इकाई है, इसी से पूरी बॉडी बनने वाली है। ठीक है, जैसे ईंट से घर बनता है, ठीक है, वैसे ही ईंट के बराबर सेल है। तो सेल आपको समझ में आया इतना, मैं लिखवाऊंगा आपको। ये पढ़ो क्या है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड। आपने बायोलॉजी भी सुना है, तो बायोलॉजी भी ग्रीक वर्ड से ही आया है, आपको पता है बायोलॉजी भी ग्रीक वर्ड से ही आई है। तो क्या है उसमें, साइटोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से आई है, ग्रीस भाषा के शब्द, यूनान भाषा के शब्द से आई हुई है, ग्रीक वर्ड। पॉलिटी जो है, पॉलिटिक्स जो पढ़ते हो, वो भी ग्रीस भाषा से आए हुए हैं, बायोलॉजी भी ग्रीस भाषा से आए हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें ग्रीस भाषा से आपको मिलेगी, लैटिन से मिलेगी। सेल वर्ड जो है वो लैटिन से ओरिजिन है। साइटोलॉजी जो है, मैं बता रहा हूं, साइटोलॉजी जो है, जिसमें कोशिका विज्ञान और सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड है, काइटस और लोगस। ये दो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, काइटस एंड लोकस, लोगस। जैसे आपने बायोलॉजी में मैंने बताया था बायो एंड लोगस, उसी तरह से बायोस एंड लोगस, उसी तरीके से साइटोलॉजी में काइटस एंड लोगस। तो काइटस का मतलब क्या होता है, काइटस का मतलब होता है सेल, काइटस का मतलब होता है सेल, कोशिका, लिख लो कोशिका, ठीक है। और लोगस का मतलब स्टडी ऑफ, डिस्कोर्स, स्टडी ऑफ, अध्ययन, ठीक है। तो किसका, कोशिका का अध्ययन ही साइटोलॉजी है, कोशिका विज्ञान है, सेल बायोलॉजी है, ठीक है। तो साइटोलॉजी को ही सेल बायोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी ग्रीक वर्ड काइटस एंड लोगस, दो ग्रीक वर्ड है, ये भी ग्रीक है, ये भी ग्रीक है। काइटस का मतलब सेल, कोशिका, लोगस का मतलब स्टडी ऑफ, अध्ययन करना, किसका, कोशिका का अध्ययन करना, ये है साइटोलॉजी, ठीक है। थोड़ा सा हाई लेवल में मैंने बताया, इसमें डिफरेंस है कुछ मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, लेकिन मैंने बताया आपको उतने हाई लेवल की स्टडी नहीं करनी है, इस आपके स्टैंडर्ड पे ये एक ही मतलब है दोनों, ठीक है। तो साइटोलॉजी ये होती है, आपको ग्रीक वर्ड से ही निकला। उसके बाद अगर बात करूं सेल, सेल जो मैंने बताया, तो अगर सेल की बात करोगे तो सेल से कैसे समझना है, तो आपको अगर मैं बताऊं, आपके अगर बॉडी से कुछ स्किन का पोर्शन लिया जाए, कुछ स्किन का पोर्शन अगर आपके बॉडी से लिया जाए, स्किन का पोर्शन कैसे, कुछ इंस्ट्रूमेंट से आपकी स्किन को काट लिया जाए, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट से आपकी स्किन का पोर्शन काटा जाए, तो क्या मिलेगा वहां पे, पता है क्या मिलेगा, वहां पे मिलेगा आपको, अगर ये चीजें आपने स्किन को काटा आपके बॉडी से, ठीक है, और देखना चाहोगे, ठीक है, तो ये जो पहली बार कहानी आई थी, एक्चुअली जो पहली बार कहानी आई थी, तो रॉबर्ट हुक ने पीस ऑफ कॉर्क, कॉर्क जानते हो, कॉर्क, कॉर्क जो है क्या कहते हैं, आपने देखा होगा जो वाइन बोतल में पहले यूज किया जाता था स्टॉपर की तरह, तो कॉर्क जो है, पीस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज किया। मैंने माइक्रोस्कोप की कहानी बहुत बताई है, जो लोग ये देख रहे हैं पिछली कहानी देख क्या ना, मैंने डेवलप किया है चीजों को समझाने के लिए।
तो पीस ऑफ कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, एक कॉर्क के पीस को। जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको कॉर्क के अंदर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। मतलब उन्होंने कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो क्या दिखा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखी। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने देखा कॉर्क में। ठीक है, तो कॉर्क आपको पता है स्टॉपर की तरह यूज किया जाता था पहले। किस प्लांट में होता है? कॉर्केम्बियम की प्लांट होती है, वो आपको नहीं जानना है। कॉर्क में उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक की बात है, इन्होंने देखा था। और माइक्रोस्कोप की मैंने पूरी कहानी बताई है आपको, रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये 60-65 की बात है, 1665। जब उन्होंने देखा तो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, और हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे एक स्पेस कंपार्टमेंट दिखे, छोटे छोटे एक कंपार्टमेंट रूम टाइप का दिखा, जैसे रूम होता है ना रूम, उसी तरीके से कंपार्टमेंट टाइप का दिखा। तो उनको उस कंपार्टमेंट के लिए, इस हनी कॉम में आपने देखा होगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है हनी कॉम में, तो एक कंपार्टमेंट है ना वो, तो इनको भी वही दिखा जो होती है। आप भी जानते हो हनी कॉम स्ट्रक्चर में कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो इनको इस कॉर्क में हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, और ये कंपार्टमेंट्स के रूप में थे, है ना। कंपार्टमेंट था एक रूम, एक कमरा, है ना, एक रूम के टाइप का दिखा। लिटिल रूम उनको बोला उन्होंने, लिटिल रूम। छोटे छोटे थे तो छोटे छोटे उन्होंने रूम बना, लिटिल रूम बोला। उसी लिटिल रूम को सेल का नाम दिया गया, जो रॉबर्ट हुक ने दिया था। उसी लिटिल रूम को सेल का नाम दिया गया। तो एक्चुअली जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड सेला से निकली है। लैटिन वर्ड सेला, उसका मतलब होता है लिटिल रूम, हॉलो स्पेस। लिटिल रूम या हॉलो स्पेस किससे निकला है सेल का मतलब? सेल जो शब्द है, सेला वर्ड, सेला मतलब लैटिन वर्ड है ये, उससे निकला है सेल, और इसका मतलब होता है लिटिल रूम या हॉलो स्पेस या कंपार्टमेंट, है ना, जो कि ऐसे स्टडी करते हुए उन्होंने रॉबर्ट हुक ने पाया अपने माइक्रोस्कोप से। ठीक है, और ये मैंने बात बताई है माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो ये कहानी है। अगर आपको मैं बोलूं, इन्होंने तो देखा, और ये डेड सेल था। लिविंग सेल मैंने बताया था, एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने देखा था बैक्टीरिया को रेन वाटर में। ठीक है, लेकिन ये डेड सेल है। कॉर्केम्बियम जो है सेल वाल का पार्ट होता है, कोशिका भित्ति में समझाऊंगा। तो डेड सेल है ये। तो डेड सेल पहले इन्होंने देखा, लेकिन आपके स्तर पर ध्यान रखना, आपके यहाँ क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको नहीं पूछा जाएगा कि डेड सेल किसने खोजा और लिविंग सेल किसने खोजा। आपसे इतना ही पूछा जाएगा सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, तो जैसे यहां से यहां आ जाइए, अब दिखाता हूं। जैसे आपने किसी पोर्शन को कट किया, ठीक है, स्किन का किसी पोर्शन को कट किया, वो कट किया हुआ पोर्शन आपने लाया। ठीक है, तो इसमें आपने अगर किसी एक पोर्शन को ये देखने की कोशिश की, जैसे देखो छोटा छोटा लिटिल रूम टाइप का दिख रहा है, कंपार्टमेंट दिख रहा है, ये है ना, स्पेस टाइप का दिख रहा है। इस एक पार्ट को अगर देखोगे, ये एक पार्ट अगर इसको देखोगे तो ये एक सेल है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? जब आप काटोगे ना स्किन, तो ये टिश्यू निकलेगी आपकी, पूरी की पूरी टिश्यू है। टिश्यू उत्तक, उत्तक बोलते हैं। ठीक है, ये निकलेगी। इस टिश्यू में अगर एक पार्ट को निकालोगे तो वो एक सेल निकलेगा, कोशिका। ठीक है, तो टिश्यू क्या है? उत्तक होते हैं। और सिमिलर टाइप ऑफ सेल, एक प्रकार की कोशिकाएं उत्तक का निर्माण करती हैं। तो ये सेल एक प्रकार की कोशिकाएं, सारे एक प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये भी कोशिका, ये भी, लेकिन सारे एक प्रकार के कोशिकाएं हैं। वो सारे मिला के क्या बनाए? उत्तक बनाए। ये पूरा का पूरा क्या बना? एक उत्तक बना। ठीक है, एक प्रकार की कोशिकाएं उत्तक का निर्माण करती हैं। सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स आर फॉर्मिंग टिश्यू। ठीक है, तो ये सेल एक लिटिल हॉलो स्पेस, एक लिटिल रूम, जो मैंने यहां कहानी बताई, ऐसे सारे सिमिलर एक प्रकार का अगर सारे मिला दोगे तो एक टिश्यू बनेगा। लेकिन अगर इस सेल को देखोगे तो सेल को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे सेल किसने खोजा, 60-65 की बात है, ये कहानी है। और ये सेल मैं एक लिविंग टिश्यू, मैंने एक स्किन को निकाल के मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने कॉर्क से ये बताया था जो रॉबर्ट हुक ने स्टडी की थी। ठीक है, तो सेल को किसने खोजा? ये तो मैंने आपकी स्किन की पार्ट को लेकर दिखाया है। ठीक है ना, ये स्किन का टिश्यू है, वहां से मैंने दिखाया है कि ये वाला पोर्शन एक सेल है, और ये सारे एक एक सेल से मिलकर एक टिश्यू बना हुआ है। ठीक है, तो सेल से मिलकर टिश्यू बनती है। कैसा सेल? सिमिलर टाइप ऑफ सेल, एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। एक प्रकार की कोशिकाएं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो
ये अभी आपको इतना पता चला, ये आप लिख लो, ठीक है, कि कैसे उन्होंने कॉर्क कॉर्क का स्टार्ट यूज किया, माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद उनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, उस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ने उनको छोटे छोटे रूम टाइप के दिखे, एक स्पेस दिखा, एक खाली स्थान दिखा, उस खाली स्थान को उन्होंने सेल शब्द का नाम दिया, सेल टर्म दिया, ठीक है, कोशिका टर्म दिया, एक लिटिल रूम थे। और एक्चुअली मैंने बताया सेल जो है लैटिन वर्ड सेला से आया है, सेला, उसका मतलब होता है लैटिन वर्ड सेला का मतलब होता है लिटिल रूम या हॉलो स्पेस, ठीक है, एक खाली स्थान, ठीक है। तो वही देखो मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया आपको एक स्किन काट के, है ना, आपका मैंने एक स्किन काट के त्वचा का एक पोर्शन लेके मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये पूरा का पूरा टिश्यू है और ये एक पोर्शन देखोगे तो ये एक सेल है, ठीक है, और सारे सेल से मिला के एक प्रकार के सेल मिला के टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो ये सेल हो गया। इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ये सेल हो गया। तो सेल किसने खोजा, आपसे कोई पूछे, डायरेक्ट अब बता रहा हूं मैं आपको, कहानी मैंने समझा दी आपको, रॉबर्ट हुक। और मैंने रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप की बहुत बात की आपसे, अब जितने लोग अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो सबको पता होगा मैंने माइक्रोस्कोप की क्या कहानी बताई है। पहली बार मैंने जेकैरिस जेनसन चश्मा निर्माता थे उनकी कहानी बताई थी, फिर जेकैरिस जेनसन ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था मैंने उस पर बताया था क्या लेंस उन्होंने यूज किया है, फिर जेकैरिस जेनसन की माइक्रोस्कोप को गैलीलियो ने मॉडिफाइड किया था, गैलीलियो ने मॉडिफाई किया था, गैलीलियो के बारे में आपने सुना होगा, फिजिक्स में उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो जेकैरिस जेनसन की माइक्रोस्कोप को गैलीलियो ने मॉडिफाइड किया, उसके बाद रॉबर्ट हुक ने उस माइक्रोस्कोप को, जो मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप है रॉबर्ट हुक ने भी बनाया उस टाइप का, और रॉबर्ट हुक ने फिर कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, जो मैंने कहानी बताई आपको, ठीक है, और उसके बाद उनको लिटिल रूम, एक हॉलो स्पेस, एक कंपार्टमेंट दिखा, उस कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल टर्म दिया था, ठीक है। तो ये है रॉबर्ट हुक सेल खोजा। जब आप एक सेल, ये सेल निकाला, अपना सेल निकाल लिया, ये सेल, ठीक है ना, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, जिस कलर का है ये जो है ना एक सेल है, ये जो मैंने बताया है, तो मैंने अगर उसको निकाला, एक सेल को निकाला, ये सेल, ठीक है, और एक सेल में बीच में आपको यहां देखोगे तो यहाँ पे एक, मान लो ये कुछ ऐसा कलर है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मुझे बोलना है, यहाँ पे एक ब्राउन कलर का कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे संरचना है ब्राउन कलर का, ठीक है, यहाँ पे, और ये तो सेल है पूरा, ठीक है, और सेल किसने खोजा, रॉबर्ट हुक। सेल के अंदर बीच में क्या है, ये ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है, तो ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, केंद्रक, ठीक है। और इस केंद्रक को, जो ब्राउन कलर का मैंने स्ट्रक्चर बोला, इसलिए बोला क्योंकि इसको केंद्रक को खोजा है रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र को खोजा, ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर मान लो, वहां से समझ में आ जाएगा। और रॉबर्ट हुक ने एक सेल को खोजा, सेल कहाँ है, यहाँ है, उसी सेल को मैंने यहाँ दिखाया, तो ये पूरा एक सेल है, और ये पूरा एक सेल है जो मैंने बताया, और ये सेल के अंदर बीच में यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, केंद्रक है, मैंने बोला एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है, संरचना है, इसलिए क्योंकि आप याद कर पाओ, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किसने खोजा, आपको कोई पूछे तो, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन, जो मैंने लिखा है रॉबर्ट ब्राउन। तो आपसे कोई पूछे कि सेल किसने खोजा, तो सेल बताओगे रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो सेल ने रॉबर्ट हुक को खोज, सेल को, सेल ने सेल किसको किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने खोजा। और सेल के अंदर ये एक सेल है जो मैंने यहाँ का उठा के आपको दिखाया है, सेल के अंदर जो बीच में एक संरचना है ब्राउन ब्राउन कलर का मान लो, तो वो ब्राउन कलर का संरचना न्यूक्लियस कहलाती है, और उसको खोजा रॉबर्ट ब्राउन ने, याद करने के लिए आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई सेल की बात, ठीक है, कि सेल किसने खोजा और सेल का न्यूक्लियस किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, ये बात हो गई। अब सेल की बात अगर मैं करूं, जो बेसिक डेफिनेशन मैंने बताया था आपको, ये नोट कर लो, ठीक है, बेसिक चीजें। तो साइटोलॉजी मैंने पढ़ाया आपको, साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी, जिसको सेल की स्टडी कही जाती है, ठीक है। और साइटोलॉजी टर्म किसने दिया, कभी क्वेश्चन पूछ ले, मैं बता देता हूं, नहीं पूछना चाहिए लेकिन कहीं पूछ ले तो हर्टविग ने इस टर्म को दिया था। तो मैं इसको रब करता हूं, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। टर्म साइटोलॉजी वाज गिवन बाय हर्टविग, ठीक है, लिखो
हार्ट वीक। सारी चीजें याद हो जाएंगी अगर सुनोगे तो। इतने आसान से मैं बायोलॉजी बता रहा हूं, जितने लोग बायोलॉजी, जो आपके फ्रेंड हैं जो नए हैं जिन्होंने बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ा, उनको लेक्चर देखे, वो उनको भेजो, वो देखिए, और जो एग्जाम नहीं देना उनको भी दो, क्योंकि उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखे कोरोना में कितनी महामारी हुई थी, किसी को बायोलॉजी के बारे में पता नहीं, बस वायरस वायरस वायरस, इम्यूनिटी इम्यूनिटी, कुछ भी खा लो कुछ भी ठूस लो, मतलब चल रही थी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग जरूरत है, तब तुमको पता चलेगा क्या है इम्यूनिटी। तो बायोलॉजी समझोगे तब तो सेल के लेवल पे तो सारा काम होता है। ठीक है, तो साइटोलॉजी टर्म किसने दिया? हॉटविग। ये आपको नॉर्मली यूपीएससी के पढ़ाने वाले लोग आपको नहीं बताएंगे ये सारी चीजें, क्योंकि नहीं पूछी जाती है। लेकिन अगर पूछ लिया, क्योंकि लेवल बढ़ रही है एग्जामों का, अगर पूछ लिया गया तो सबके बाल खड़े हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो देख लेंगे ये पूछा है तो उनकी थ्योरी में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लोग पढ़ाते हैं, एक्चुअली यही ट्रेंड है कि जो चीज एग्जाम में आ गई अब उसको थ्योरी में ला दिया जाए और बच्चों को पढ़ा दिया जाए। ठीक है, और जो बच्चे गए तो गए भाड़ में, क्योंकि उनके एग्जाम में तो नहीं फंसा ना, क्योंकि वो पढ़े नहीं थे। ठीक है, अब नए बच्चों को पढ़ाया जाएगा क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, तो जो बेसिक है उसको पढ़ा ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। टर्म हॉटविग। ठीक है, ये टर्म को किसने दिया? साइटोलॉजी टर्म किसने दिया? साइटोलॉजी टर्म हॉटविग ने दिया था। ठीक है, इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है? इंडियन साइटोलॉजिस्ट भारत के कोई है कोशिका विज्ञान में काम करने वाले? इंडियन साइटोलॉजिस्ट, साइटोलॉजिस्ट कोशिका जो अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो साइटोलॉजी में अध्ययन कर रहे हैं, सेल के अध्ययन कर रहे हैं, क्या बोलोगे? साइटोलॉजिस्ट बोलोगे। जैसे कैंसर के अध्ययन करने को क्या बोलते हो? कैंसर का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी में, और जो कैंसर की स्टडी करते हैं उन व्यक्ति को ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। उसी तरीके से साइटोलॉजी में सेल की स्टडी करते हैं, और सेल की स्टडी करने वाले लोगों को साइटोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है? ए के शर्मा। ए के शर्मा, इनका नाम आप ध्यान रखोगे। ए के शर्मा इंडियन साइटोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो ये आपके हिसाब से आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन है इंडियन साइटोलॉजी। कभी क्वेश्चन आ गया भारत के, मैंने इसलिए बता दिया ए के शर्मा। टर्म साइटोलॉजी किसने दिया था? हॉटविग ने दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक साइटोजेनेटिक्स भी होता है, थोड़ा जेनेटिक लेवल पे उसमें इंक्लूड करते हैं। एज ए म्यूलर ने साइटोजेनेटिक्स टर्म को दिया था, लिख लो वो भी, साइटोजेनेटिक्स। जेनेटिक्स का यूज हो चुका है, मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको, मेंडल की चीजें बताऊं वहां पे, जीन, क्रोमोसोम, ये सारी चीज मैं आपसे बात करूंगा। जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, एच जे मुलर, इन्होंने टर्म दिया था। मैंने थोड़ा सा ये बता दिया, कभी क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो साइटोजेनेटिक्स किसने दिया था? ये अनुवांशिकी से आप रिलेट कर रहे हो सेल को, ठीक, ये आपको कोशिका को एच जे म्यूलर ने ये टर्म को दिया था। ठीक है, इतना आप ध्यान रखोगे। उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं कि मैंने डेफिनेशन क्या बताया था। तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, ध्यान रखना, याद यहीं पे कर लो। टर्म साइटोलॉजी किसने दिया? हॉटविग ने दिया, मैंने लिख दिया है। इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है? ए के शर्मा। भारत के जो व्यक्ति हैं जो साइटोलॉजी में, कोशिका विज्ञान में फेमस व्यक्ति हैं, जिन्होंने अध्ययन किया है साइटोलॉजी में, सेल में, कोशिका में, वो ए के शर्मा है। और साइटोजेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी होती है, सेल से कुछ लिंक है उसका। ठीक है, मतलब कि क्रोमोसोम से, डीएनए से रिलेटेड चीजें हैं, वो एच ए म्यूलर ने ये शब्द को, ये टर्म को दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैंने सेल की जो डेफिनेशन आपको बताई थी वो मैं लिख देता हूं। क्या है डेफिनेशन? अगर डेफिनेशन लिखो, सेल इज द, मैंने पूरी कहानी बता दी है, सेल कहां से आया सब कुछ बता दिया हूं मैंने आपको। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, कैसे कॉर्क में लिया, माइक्रोस्कोप से देखा, उसमें लिटिल स्पेस, एक हॉलो कंपार्टमेंट, एक स्पेस दिखा, एक कमरा टाइप का दिखा, वो कमरे को उन्होंने सेल बोला था, छोटा सा स्पेस। ठीक है, वो सेल की कहानी आपको समझा दिया मैंने। सेल इज द, क्या है सेल? जैसे मैंने बताया कि एक एक ईंट से पूरा घर बनता है, वैसे एक एक सेल से पूरी की पूरी बॉडी बनती है, शरीर बनती है। तो क्या है? इकाई है, मूलभूत इकाई है बॉडी की, इसी से तो पूरा बना है, तो मूलभूत इकाई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हिंदी में क्या लिखोगे? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है।
मतलब आपको समझा दिया, इसी से पूरी बॉडी बनी है। दूसरा, कोशिका जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, मतलब पूरी की पूरी संरचना और पूरी की पूरी क्रिया बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ही सब कुछ होती है। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा भी आपको धीरे धीरे, आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस भी पढ़ाऊंगा, डाइजेशन पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ोगे। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक और फंक्शनल क्रियात्मक इकाई है। मतलब इस सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखो, मैं बोलता हूं, कोशिका जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। देख लो, सीधी सी बात है। तो पूरी की पूरी संरचना बनाती है, फंक्शनल जो क्रिया है पूरी सेल के अंदर, जीवन का जो मेन पार्ट है सेल के अंदर ही सारी क्रिया हो रही है, सारी फंक्शंस जो है बॉडी के अंदर, जो रिएक्शंस है सेल के अंदर ही सारे हो रहे हैं। मेटाबॉलिज्म वगैरह हो गया, आप पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस हो गई, सब सेल के अंदर होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है श्वसन क्रिया, तो ये सब चीजें जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम से आपने सुना होगा, कोशिकीय श्वसन। तो वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोशिका के अंदर ही तो सारा हो रहा है रिएक्शन वगैरह। इसीलिए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्रियात्मक एवं संरचना बना रही है पूरी बॉडी। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि एक एक सेल से पूरा का पूरा बॉडी बनता है, एक एक ईंट से जैसे कि पूरा का पूरा घर बनता है। तो ये नोट कर लो। ठीक है, जितने लोगों को बायोलॉजी नहीं आती है वो यहां से पढ़ोगे, तो मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, इससे बाहर पूछ नहीं सकते वो। ठीक है, आपको भी पता है। ठीक है, क्योंकि जितनी लेवल एग्जाम की उतना ही पूछेंगे। और आपने देखा भी यूपीएससी में प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस पूछा गया है, तो आप सेल समझोगे तभी तो समझोगे ना प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। इसलिए सेल समझना जरूरी है। फिर प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, मतलब प्लास्टिड क्या है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, किचन ऑफ सेल किसको बोलते हैं, अरे ये पर न्यूक्लियस कंट्रोल टावर ऑफ सेल किसको बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, कंट्रोल टावर ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ऐसे टर्म से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं बताऊं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी अगर मैं आपसे पूछूं, सेल थ्योरी किसने दिया? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? किसी को पता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया और क्या था ये कोशिका सिद्धांत? अगर पता है तो बताओ, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, बहुत बेसिक चीजें है ये, बट आपको पता होना चाहिए। दो साइंटिस्ट थे और दोनों साइंटिस्ट बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। वो सेलिडन और स्वान, सेलिडन एंड स्वान। सेलिडन जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मनी के बोटनिस्ट। बोटनिस्ट का मतलब क्या होता है? पौधा से स्टडी करने वाले लोग, पौधा को। जर्मन बोटनिस्ट थे सेलिडन। एंड स्वान जो है, स्वान जो है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन के थे। जूलॉजिस्ट मतलब कि जंतुओं का अध्ययन, एनिमल का अध्ययन जो करते हैं उनको जूलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे क्या? स्वान। स्वान जो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो सेलिडन, स्वान का नाम बहुत जगह आता है। आप न्यूरॉन्स वगैरह पढ़ोगे ना, आपको उतना लेवल पर नहीं पढ़ना है। तो न्यूरॉन्स में स्वान सेल ही होते हैं, इनके नाम से इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इनके नाम से सेल ही है, स्वान सेल के नाम से। तो न्यूरॉन्स वगैरह आपको इतना डिटेलिंग नहीं पढ़ना है, लेकिन आपके हिसाब से इतना आप ध्यान रखोगे कि ये स्वान, सेलिडन एंड स्वान। सेलिडन, स्वान, ये क्या है? ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन के थे जूलॉजिस्ट, मतलब कि जंतु विज्ञान के अध्ययन करने वाला। सेलिडन जो थे वो जर्मन बोटनिस्ट थे। बोटनी मतलब कि पौधों से स्टडी करने वाले लोग, जर्मन बोटनिस्ट थे। इन्होंने सेल थ्योरी दिया है। और कब दिया? ये 1838 में स्टडी कर रहे थे। ये उसी के समय 1839 में अपना इंडिपेंडेंट अपना स्टडी कर रहे थे। ये जर्मनी के हैं, ब्रिटेन के हैं,
इंडिपेंडेंट अपना स्टडी कर रहे थे, ये लोग अध्ययन कर रहे थे 1838 1839। इन्होंने क्या बोला कि ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी सेल, इन्होंने सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्रिन भी बोला जाता है, इसको सेल डॉक्ट्रिन भी बोला जाता है, कोशिका सिद्धांत सेल डॉक्ट्रिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, ऑल लिविंग सेल्स ऑलवेज सेल थ्योरी, जितने भी लिविंग सेल होते हैं वो सेल कोशिका सिद्धांत को फॉलो करते हैं, एक वायरस को छोड़ दो। और भी एग्जांपल है, वायरस को छोड़ दो, वायरस की मैंने बहुत कहानी बताई है। तो जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो ओबे करते हैं, क्या मानते हैं, सेल थ्योरी को, लेकिन वायरस को छोड़ के। तो ऑल लिविंग सेल्स ओबेज सेल थ्योरी एक्सेप्ट वायरस, ठीक है, इन्होंने ये बोला था। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, ऑल लिविंग सेल्स जो है वो सेल थ्योरी को मानते हैं एक्सेप्ट वायरस, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने, ऑल लिविंग सेल्स ओबेज सेल थ्योरी, ये आप नोट कर लेना, जर्मन बोटनिस्ट और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, इन दोनों लोगों ने जो बताया उनका कंबाइंड स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो यही निकल के आएगी कि ऑल लिविंग सेल्स ओबे सेल थ्योरी एक्सेप्ट किसको, वायरस छोड़ दो। और भी होते हैं, सीप ट्यूब सेल्स होते हैं, और भी आरबीसी वगैरह की स्टडी की जाती है एक्सेप्शन में, आप नहीं पढ़ना है उतना आपको। ऑल लिविंग सेल्स ओबे सेल थ्योरी, और मैं कहीं होगा तो बताऊंगा भी, जब बायोटेक्नोलॉजी में जाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन जरूरत नहीं आपके एग्जाम के लेवल पे। ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं ओबे करते हैं, मानते हैं कोशिका सिद्धांत को एक्सेप्ट विषाणु। और मैंने बताया था विषाणु क्या है, विषाणु क्या है आपको बताया मैंने, बहुत कहानी बताई है। एक लाइन में आपसे कोई पूछे तो ये बता देना कि वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और जिनको नहीं पता है ज्यादा, वो मेरा लेक्चर जाके देखो, ठीक है। मैंने डिटेलिंग में आपके एग्जाम के हिसाब से मैंने पूरा बताया आपको, ठीक है। कोरोना वायरस HIV पे मैं अलग से बताऊंगा, वो अलग पोर्शन है, लेकिन वो बेसिक समझोगे तो ही समझ में आएगी, तो बेसिक लेक्चर जाके देख लेना। तो उसमें क्या मैंने बताया, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। विषाणु जो होता है वो लिविंग, जीव और निर्जीव के बीच की सेतु है, जीव और निर्जीव के बीच की सेतु है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये है कोशिका सिद्धांत, ऑल लिविंग सेल्स ओबे सेल थ्योरी एक्सेप्ट वायरस, वायरस को छोड़ दो तो सारे लिविंग सेल्स क्या है, सेल थ्योरी को ओबे करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ सेल्स, जितने भी कुछ लोग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, जानवर हो गए, वो एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इज मेड अप ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ सेल्स, एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। आपने सुना होगा एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, तो आप लिख लेना, वही मतलब है यहाँ पे सेल थ्योरी में, वही मतलब है कि ये जो मैंने बताया ये भी मतलब समझ में आती है, और ऑल लिविंग सेल्स मेड अप ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ सेल्स, ये भी समझ में आती है कि हर जो जीव होगा, किसी भी जीव को देख लो, या तो एक कोशिका होगी और नहीं तो बहुत सारी कोशिकाएं होगी, मल्टी सेलुलर होगा, यही है सेल थ्योरी, ठीक है। तो ऑल लिविंग सेल्स मेड अप ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ सेल्स, ये आप लिख लेना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेल थ्योरी किसने दिया था, कब दिया था, मैंने डेट भी लिख दिया, ये क्या क्या व्यक्ति आपको बता दिया। स्वान सेल के नाम से न्यूरॉन में आपको पढ़ते हो, थोड़ा ध्यान रख लेना, कभी क्वेश्चन आ जाए। स्वान सेल न्यूरॉन में मिलेगा आपको, मैं न्यूरॉन आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, नर्व सेल क्या है, और ये है अपना सेल थ्योरी, ठीक है। तो ये सेल थ्योरी की बेसिक जानकारी थी। लेकिन सेल डिवाइड करती हैं, कोशिका जो है अपना डिवीजन करती है, विभाजन करती है, ये पहली बार किसी एक साइंटिस्ट ने बताया था, उनका नाम था रुडोल्फ विर्को। 1855 की बात है। 1855 में, ये डेट आपको कहीं इधर उधर भी मिल सकता है, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूं उतना ही ध्यान रखोगे। 1855 में रुडोल्फ विर्को ने ये बताया था कि कोशिका डिवाइड करती हैं, कोशिका में विभाजन भी होता है। तो ऑल लिविंग सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं हैं, वो कहां से आती हैं, वो वहां से आती हैं जहां पहले ही कोशिका है। वो कोशिका विभाजन करेगी, डिवीजन करेगी, तो नई कोशिका बनेगी, ठीक है। यानी कि पहले से जीवित कोशिका से ही एक जीवित कोशिका आती है। कैसे आती है, डिवीजन के बाद आती है, विभाजन करेगी, अपना डिवाइड करेगी, एक से दो बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, जो पहले से लिविंग सेल्स हैं उसी से
नई सेल आती है, नई कोशिका आती है, बस इतना ध्यान रखना है। ये रोडोल्फ विर्को ने बताया था, उनकी स्टेटमेंट है, और वहीं से पहली बार ये पता चला कि कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवाइड करती है, ये वहां से पता चला था, रोडोल्फ विर्को ने जब बताया था तब। इस स्टेटमेंट को उन्होंने एक टर्म दिया था, जैसे मैंने आपको कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडम कुछ बताया था बेजरिंग का, याद होगा, तो जो नए हैं उनको नहीं समझ में आएगी, लेक्चर जाके देखो, इतना बेहतरीन लेक्चर पैसा देने पे भी नहीं मिलेगा। जितने लोग पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रही होगी उनको, कहीं से पढ़ के आओ, पैसा दे के तब पढ़ना, तब पता चलेगा, तब तक लेट हो चुका होगा, क्योंकि आपकी समय निकल चुकी होगी। तो समय, इसी समय में ये पढ़ लो, गारंटी देता हूँ एग्जामिनेशन में मैं बताऊंगा, एग्जाम जब आएगी रिजल्ट और पेपर आएगा तब मैं दिखाऊंगा कितना आया है, ठीक है ना। यहां से नहीं आएगा तो कहीं से नहीं आएगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं, यहां से नहीं फंसा तो कहीं से नहीं फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि आपके एग्जाम के लेवल एक मेंटेन करना है ना, दुनिया का हर चीज तो बताऊंगा नहीं, यहाँ पे तो आपको बहुत सारी चीज बताई जा सकती है। मैंने एक्सेप्शन एक बताया, एक्सेप्शन में सीप ट्यूब सेल्स है, आरबीसी है, बहुत सारे एक्सेप्शन है, आपको वो एक्सेप्शन नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जितना आपके एग्जाम के लेवल से उतना तो आपको पढ़ना है ना। तो ये चीजें हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। राइजोपस फंजाई होती है, वहां पे भी एक्सेप्शन ली जाती है, राइजोपस फंजाई है, वहां पे भी एक्सेप्शन है, वायरस एक्सेप्शन है, आरबीसी एक्सेप्शन है, सीप ट्यूब सेल्स एक्सेप्शन है, मैंने उतना नहीं बताया आपको। तो आपके सर को पूरी आती है, याद रखना, यहाँ भर दूंगा मैं एक्सेप्शन, लेकिन वो नीट में बताऊंगा, मैं नीट के लोगों के लिए वो पूछी जाती है, आपका लेवल में इतना ही काफी है, मोर देन सफिशिएंट है ये पे, ठीक है। नहीं पूछा गया आपसे तो क्यों बताऊं, इतना अभी नहीं पूछा गया, जितना पूछा गया है आप यहाँ से एसएससी का भी एग्जाम कर सकते हो, जो फैक्चुअल पूछे जाते हैं, सीजीएल हो, रेलवे हो, और यूपीएससी में मैं कॉन्सेप्ट समझाते जा रहा हूँ, यूपीएससी एमपीपीएससी में भी पूरा सॉल्व होगा, ठीक है। एक्चुअली मेरा मुद्दा लेवल यूपीएससी को कवर करना है, लेकिन साथ में बेचारे ये भी कवर हो जा रहे हैं, जो नीचे वाले हैं एग्जाम, ये भी कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑल लिविंग सेल्स ओबे सेल थ्योरी, और मैंने बता दिया आपको कि सेल थ्योरी में आप क्या समझ सकते हो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ सेल्स, एक तो यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, मोर तो बहुकोशिकीय, ठीक। तो लिविंग सेल्स ऐसे ही तो होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट को देख लो बहुकोशिकीय है, हम अपने को देख लो, यह भी बहुकोशिकीय है, बहुत सारे कोशिका हमारे अंदर है। यूनिसेलुलर क्या होता है, जैसे ईस्ट, खमीर, फंगस होता है ना, कवक, वो ईस्ट जो होता है वो खमीर यूनिसेलुलर है। तो एक कोशिकीय भी है, बहुकोशिकीय भी है, यही तो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे या तो एक कोशिका वाले होंगे या तो बहुकोशिका वाले होंगे, यही मतलब है सेल थ्योरी की, सेल डॉक्ट्रिन की। इन दोनों लोगों ने स्टडी किया था, सीधी सी बात है, ये प्लांट में किए होंगे, स्टडी कहाँ किए होंगे, एनिमल में किए होंगे, दोनों का कंक्लूजन निकल के आया, तो निकल के यही आया कि भाई जो मैंने स्टेटमेंट दिया यही वाली सेल थ्योरी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको रोडोल्फ विर्को की, आपको कुछ ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। रोडोल्फ विर्को की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से कुछ पोल खुली थी, मैं उतनी कहानी आपको नहीं बता रहा हूं, एक्चुअली बहुत कुछ यहां से पता चला था रोडोल्फ विर्को की एक्सपेरिमेंट से। तो रोडोल्फ विर्को की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये रोडोल्फ विर्को 1855, सोच लो उसके कितने समय बाद जाके पता चला कि ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल लिविंग सेल्स, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ऑल लिविंग सेल, जीवित कोशिकाएं, हिंदी में लिखना, ऑल लिविंग सेल, जितनी भी सभी जीवित कोशिकाएं, ऑल लिविंग सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, सारी जीवित कोशिकाएं पहले से उपलब्ध कोशिकाओं से ही बनती है, आती है। कैसे आती है, इसका मतलब दैट मीन्स सेल डिवीजन अकर्स, सेल डिवीजन होती है, कोशिका विभाजन होता है, उसी एक कोशिका है, विभाजन होगा तो दो बन गया, ऐसा मान लो बाइनरी डिवीजन है तो यहां से दो बन गया, यहां से इसका दो बन गया, तो डिवीजन होके पहले से कोशिका है उसी से नई कोशिका आपको बन रही है, पहले से कोशिका है उसी से नई कोशिका बन रही है, ठीक है, यही मतलब है इसका। तो इसको उन्होंने क्या बोला था, इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को इन्होंने बोला था ओमनी सेलुला, आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, ओमनी सेलुला ई सेलुली, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, इसी के लिए इन्होंने दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये आप ध्यान रखोगे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। रोडोल्फ विर्को का स्टेटमेंट है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो ये रोडोल्फ विर्को की कहानी
मैंने कंप्लीट की। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और चीजें बताऊंगा। ये बेसिक मैंने अंडरस्टैंडिंग दे दी, और अगर आपसे कोई पूछे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको डालता हूँ कि आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, तो कुछ क्वेश्चन के रूप में, और ये ध्यान भी रखना है आपको, ठीक है। और सेल की मैंने कहानी बता दी है। सेल कभी भी कोई पूछे आप बता दोगे। सेल लिटिल रूम, एक हॉलो स्पेस, और लैटिन वर्ड सेला से आया है, ठीक है। आप उतना नहीं ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना सेल का जो मतलब है लिटिल रूम, एक हॉलो स्पेस। कहाँ देखा था? कॉर्क के अंदर माइक्रोस्कोप से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। उस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में हनी के मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते की जैसे स्ट्रक्चर था कॉम्ब के अंदर, उसमें छोटे छोटे स्पेस थी, लिटिल रूम था, कंपार्टमेंट बना हुआ था। उस कंपार्टमेंट को एक एक कंपार्टमेंट को उन्होंने स्पेस बोला, एक कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल बोला, ठीक है। लिटिल रूम के जैसा था, छोटा सा कमरा टाइप का था वो कंपार्टमेंट, इसलिए उसको सेल बोला उन्होंने, ठीक है। और मैंने उनकी कहानी बताई थी। फिर मैंने एक उत्तक को, स्किन को काट के मैंने भी दिखाया कि कैसे आप समझ सकते हो सेल को। सेल मैंने दिखाया, उसके अंदर न्यूक्लियस है जो कि ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर टाइप का है, और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया याद करने के लिए न्यूक्लियस को, और हुक ने सेल को डिस्कवर किया 1665 में, 1665 में, ठीक है। और ये लिविंग सेल नहीं था, ये एक डेड सेल था। सेल वाल से निकलता है, वो सेल वाल से निकला था। लिविंग सेल मैंने बताया था आपको, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया खोजा था कहाँ पे? रेन वाटर में। जो रेन वाटर होती है ना, पानी आ रही है बारिश की, तो रेन वाटर में उन्होंने बैक्टीरिया खोजा था। तो बैक्टीरिया एक लिविंग सेल है। तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल खोजा था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा था? इन्होंने डेड सेल खोजा था। एक्चुअली डेड सेल है, ये मृत है ये, ठीक है। सेल वाल का पार्ट है, सेल वाल डेड होता है, लेकिन नॉर्मली आपसे यही पूछा जाता है कि सेल किसने खोजा, तो नॉर्मल आंसर आपको रॉबर्ट हुक ही देना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं पूछे स्पेसिफिक करके कि लिविंग सेल किसने खोजा, तो फिर एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। लेकिन स्पेसिफिक नहीं किया है किसने सेल खोजा, तो रॉबर्ट हुक ने खोजा, ऐसा आंसर दे दो, सीधी सी बात है। स्पेसिफिक ना करे तो, स्पेसिफिक करेगा तो आपको बताना पड़ेगा डेड सेल रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ठीक है। तो मैंने एंटोनी वॉन लीeuwenhoek की बहुत कहानी पहले भी बताई है। आज इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा लार्जेस्ट सेल क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल क्या होते हैं। जैसे एक मैं बता ही देता हूँ आपको, स्मॉलेस्ट सेल क्या है। आपको अगर पता है स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका सबसे ज्यादा, ऐसा लिख लेंगे। कौन है स्मॉलेस्ट सेल? स्मॉलेस्ट सेल कौन है? तो छोटे बच्चों को आप क्या करते हो जब नया मिलते हो छोटे बच्चे से, छोटे बच्चे से अगर मिल रहे हो आप, ठीक है, तो क्या करोगे? मान लो 4 महीने का बच्चा है, तो क्या करोगे? चुमा तो लोगे ना उसको, किस तो करोगे, पप्पी लोगे ना। तो इसका नाम पप्पी है, याद कराने के लिए देखो सारी चीजें बोल रहा हूं मैं। पप्पी लो, स्मॉलेस्ट सेल जो है उसका नाम पप्पी लो है, ठीक है। छोटे बच्चे को पप्पी लेते हो ना, याद रखना वही पप्पी लो। तो इसका मतलब फुल फॉर्म भी है, कुछ याद करने के लिए वो ठीक है, बट इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये और निमोनिया उमोनिया आपको कैटल वगैरह में होती है, वहां से आई है, ठीक है। आप उतना नहीं समझो, निमोनिया रिलेटेड है ना, तो कैटल वगैरह में, गाय वगैरह में वहां पे निमोनिया हुई थी, वहां से ये एक्सट्रैक्ट किया गया था प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी को माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर सेल वाल नहीं होती है, ठीक है। ये माइकोप्लाज्मा में आपको सेल वाल, कोशिका भित्ति, मैं समझाऊंगा सेल वाल क्या होता है। सेल वाल जो है अब्सेंट है यहाँ पे, कोशिका भित्ति अब्सेंट है। तो क्या हो गया कि अपना शेप चेंज कर लेता है, ये अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, जोकर टाइप का हो जाता है भाई। जोकर क्या होते हैं? अपना रूप बदलते रहते हैं। तो इसके पास सेल वॉल नहीं है, बाहर की कोशिका भित्ति नहीं है जो रिजिड होती है, एक तरीके से स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है, ठीक है। तो अपना फॉर्म चेंज करते रहता है, अपना शेप चेंज करते रहता है, अपना रंग बदलते रहता है, इसलिए इसको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। माइक्रोप्लाज्मा या जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सेल बायो भी बोलते हैं, जोकर ऑफ सेल बायो भी बोलते हैं, सेल बायो, सेल बायोलॉजी, जोकर ऑफ सेल बायोलॉजी, ठीक है, ये भी बोलते हैं। ज्यादातर माइक्रोबायोलॉजी बोलना आसान है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट सेल है ना, तो स्मॉलेस्ट सेल है तो छोटा है ना, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी ज्यादा लोग सही मानते हैं, ठीक है। तो जोकर भी बोलते हैं क्योंकि अपना शेप चेंज करते रहता है। तो ये स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट कोशिका है। कोई आपसे पूछे तो आंसर दोगे। इसको और भी नाम से जाना जाता है, आपको अगर पता हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन खोजना। अगर कोई कमेंट करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो पैसा दे के
और पैसा ना देके लोग उसका वैल्यू समझना जरूरी है। जो मैं दे रहा हूं आप अपने तरफ से वीडियो को लोगों को दो, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करो, जो गांव में है जो कहीं भी है उनको शेयर करो, और जो घर में भी है, कोरोना में आपने देखा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो लोग कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी पी रहे हैं, उनको भी दिखाओ कि ये पढ़ते जाए। ऐसा समझा रहा हूँ कि गांव का किसान भी समझ जाएगा, मैं जानबूझ के ऐसा समझा रहा हूँ कि समझ में सबको आना चाहिए, किसान भी एक बैठ के देखेगा उसको भी समझ में आना चाहिए। अदरवाइज मैं एक लेवल पे पढ़ाने लगूं तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं देखना, मैं नीट भी पढ़ाऊंगा तो किसी को भी समझा दूंगा, वहां पे भी सिंपल भाषा यूज करने वाला। एमबीबीएस भी पढ़ाऊंगा आपको पूरा समझ में आएगी क्या एनाटॉमी होती है, क्या बॉडी के अंदर क्या क्या सेल्स होते हैं, कैसे उनकी वर्किंग मैकेनिज्म होती है, फिजियोलॉजी क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ बॉडी क्या होती है, पैथोलॉजी क्या है, समथिंग डेविएशन फ्रॉम द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ये सारी चीजें मैं वहां पे समझाऊंगा, लेकिन सिंप्लीफाइड करके। मैं इसीलिए आया भी हूँ, पढ़ाना एक शौक है मेरा, ठीक है, और ये शौक दिखना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफाइड नहीं किया तो फिर कैसा शौक। तो सिंप्लीफाइड कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रही होगी, चीजें सिंप्लीफाई कर रहा हूं, लेकिन हाँ आप अपने तरफ से भी योगदान दो। क्यों, क्या योगदान देना है, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं तो आप वीडियो को शेयर करो, ये सारी चीजें करना जरूरी है, ठीक है। आप अपने तरफ से वॉट एवर द काइंड ऑफ एनर्जी यू गिव टू द यूनिवर्स सेम रिफ्लेक्ट्स बैक टू यू। जैसी ऊर्जा आप दोगे वैसा ही आपके पास आएगा। तो जैसा मैं अच्छा काम कर रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपना एक अच्छा काम कीजिए, आप नेक काम एक कीजिए कि आप लोगों को वीडियो दें, ठीक है। मेरे तरफ से तो कोई कमी नहीं आ रही है ना, कमी आए तो कमेंट करके बता दो, कमी आ नहीं सकती है, क्योंकि आप मुझे देखोगे तो दिखेगा ये अभी लड़का है, ये 25-26 साल का पढ़ा रहा है, लेकिन अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करो तो सैकड़ों साल से भी ज्यादा है। मैं अगर पढ़ाने लगूं आप देखना धीरे धीरे मैं अलग अलग लेवल की एग्जामिनेशन पढ़ाऊंगा, आप शॉक हो जाओगे कि एक इंजीनियर इतने हाई लेवल की बायोलॉजी कैसे पढ़ा सकता है, जबकि मेरी बायोलॉजी इंजीनियरिंग की भी लेक्चर्स आ रही हैं, साथ में यूपीएससी ये चल रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। पहली लेक्चर में साइंस टेक्नोलॉजी में मैं एनर्जी स्टार्ट करने वाला हूँ, पहला चैप्टर। आप पहले चैप्टर से झूम जाओगे अपने बेड पे, जहां भी पढ़ रहे हैं ना वहीं पे झूम जाओगे, वहीं पे, ठीक है ना। इतना बेहतरीन मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि साइंस टेक के लिए मुझे बहुत लोगों ने बोला कि इसके अच्छे प्रोफेसर अच्छे फैकल्टी नहीं है, और जो बड़े बड़े कोचिंग से पढ़ के आए तो भी यही हाल है, वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं। तो अब देखो मजा लो फिर किस पे, यूट्यूब पे। तो बस आप अपने तरफ से शेयर करो, लोगों को लाइक करो, ये करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे अच्छा फीलिंग होती है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा मैं कर रहा हूँ काम। और कमेंट करो क्या चाहिए और, ठीक है, और क्या पढ़ना है इससे रिलेटेड, कोई डाउट है तो पूछो, ये सब पूछो, अच्छी बात है। लाइक करो, कमेंट करो, पूछोगे डाउट क्या है, क्या समझ में नहीं आया, ऐसा तो अभी कुछ हो नहीं सकता है कि समझ में ना आए, ठीक है। तो ये करना जरूरी है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे आपको बताऊंगा ये स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, स्मॉलेस्ट फीमेल सेल, क्या कहते हैं ह्यूमन सेल स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन में कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में कौन सा है, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा है, ये सारी मैं बातें करूंगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सेल के अंदर एंट्री करेंगे, मैं सेल ड्रॉ करूंगा, आपको दिखाऊंगा, न्यूक्लियस, रेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, सारी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, सब कुछ दिखाऊंगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, क्रोमोजोम, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूं। थैंक यू, शेयर करते रहना, धन्यवाद।